क्या एक ही कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या शादी, तलाक और विरासत जैसे मुद्दों पर धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून होने चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल, सरकार यूसीसी लागू करना क्यों चाहती है? आज हम समझेंगे यूसीसी क्या है और ये क्यों विवादों में है और इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं वंशिका राजपूत और आज हम डिकोड करेंगे यूसीसी। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। जैसे हम क्रिमिनल लॉज देखते हैं, भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के हों या फिर किसी भी जाति के हों, अमीर हो गरीब हो, उन पर सेम ही क्रिमिनल लॉज अप्लाई होते हैं। लेकिन जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, जो कि शादी से रिलेटेड होते हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड होते हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड होते हैं, डिवोर्स से रिलेटेड होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी भारत में क्या स्थिति है। फिलहाल में भारत में एक समुदाय के लोगों के लिए, जैसे कि हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम के लिए अलग हैं, क्रिश्चियंस एंड पारसीज के लिए अलग कानून है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मोदी जी का एक बहुत ही फेमस भाषण है जिसमें वो बोलते हैं कि एक ही फैमिली में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। तो यूसीसी का बेसिक एम इतना है कि एक देश, एक नागरिक और एक कानून। वीडियो में आगे चलने से पहले हम यूसीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर लेते हैं। जैसे कि अगर यूसीसी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही बेसिक है, इतना ही जरूरी था, तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तभी क्यों नहीं इसको लागू कर दिया गया? जब हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए क्रिमिनल लॉज एक जैसे बनाए गए तभी क्यों नहीं पर्सनल लॉज भी सबके लिए एक जैसे कर दिए गए? जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा नहीं था कि लोग यूसीसी का रियल मतलब समझ पाए, और ये चांसेस बहुत ज्यादा थे कि यूसीसी के आने के बाद लोगों के बीच ये अफवाह फैल जाए कि ये हमारे रिलीजन के साथ इंटरफेयर कर रहा है। इसलिए इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। मीन संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर डीपीएसपी का मेंशन है। अब डीपीएसपी क्या होता है और ये फंडामेंटल राइट से कैसे अलग है? फंडामेंटल राइट्स तो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं। ये 6 राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर सरकार या देश में रहने वाला कोई भी नागरिक हमारे इन 6 फंडामेंटल राइट्स के साथ इंटरफेरेंस करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। और सरकार तक के पास इतनी परमिशन नहीं होती कि वो एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो डीपीएसपी होते हैं वो नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। मींस जैसे कि यूसीसी आर्टिकल 44 के तहत डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन आप या हम जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते कि सरकार ने अभी तक डीपीएसपी लागू नहीं किया है, जो कि मेरा डीपीएसपी राइट है, तो आप इसको लागू कराइए। डीपीएसपी बेसिकली एक मोरल गाइड की तरीके से वर्क करते हैं कि अगर कोई भी सरकार जब इलेक्शन लड़ने के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है तो वो डीपीएसपी के कुछ पॉइंट्स उठाकर अपने मैनिफेस्टो में रख लेती है। जैसे कि बीजेपी के संकल्प पत्र में हमको यूसीसी देखने के लिए मिलता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो सरकार बनाने के बाद अगर डीपीएसपी लागू करती है, इन प्रिंसिपल्स पर काम करती है, इन प्रिंसिपल्स को ग्राउंड पे उतारती है, तो वो सरकार एक अच्छी सरकार भी मानी जाएगी। बिकॉज डीपीएसपी जो है हमारी कंट्री के लिए एज अ मोरल गाइड वर्क करते हैं कि अगर इन चीजों को लागू किया जाएगा तो देश की उन्नति ही होगी। डीपीएसपी में यूसीसी के साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द चाइल्डहुड्स। मीन्स हर बच्चे को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। उसके बाद अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कि जो देश की संपत्ति है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही इकट्ठी ना हो जाए। उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि हर किसी को, अगर चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो या फिर वो ट्रांसजेंडर हो, अगर वो उतना ही काम कर रहा है फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, की हर इंसान को एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए। और भी बहुत सारे डीपीएसपीज हैं। तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ पॉइंट्स हमारे संविधान में ऐसे लिख दिए हैं जो कि आने वाली सरकारों के लिए एज अ गाइड वर्क करेंगे। बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ पॉइंट पहले से ही तैयार कर दिए हैं कि अगर आपको भारत को एक अच्छा देश बनाना है, प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो देश की तरक्की होना या फिर उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल होगा। आप खुद सोचिए, जिस देश में मैटरनिटी रिलीफ नहीं मिलती हो, जिस देश में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता हो, जिस देश में जेंडर इनइक्वालिटी हो, क्या वो देश कभी प्रोग्रेस कर पाएगा? अब तक की डिबेट से हमने ये तो समझ लिया कि यूसीसी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है।
ये आर्टिकल 44 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब हम समझेंगे आज के समय में हमारी सरकार यूसीसी को लाते समय क्या आर्ग्यूमेंट्स देती है और क्यों इसको जरूरी बताती है। सबसे पहला, सरकार बोलती है कि यूसीसी के आने से इक्वालिटी आ जाएगी समाज में। मींस अभी के समय में जो एक परिवार के अलग अलग नागरिक को अलग अलग धर्मों के लॉस के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, इसके आने के बाद सभी के लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एक ही लॉ होगा। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। तीसरा, महिलाओं को भी इक्वल हक मिलेगा। कई सारे पर्सनल लॉज में महिलाओं को इक्वल हक नहीं दिया गया है, लेकिन यूसीसी के आने के बाद जितना एक मैन का हक होता है उतना ही एक वुमेन का हक भी होगा और दोनों को एक ही स्केल पर नापकर देखा जाएगा। इसके बाद जो चौथा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। अभी एक ही देश में रहने वाले अलग अलग लोगों के अलग अलग कानून है, जिसकी वजह से लोग एकजुट नहीं हो पाते, लेकिन इसके आने के बाद एकजुटता की जो भावना है वो बढ़ जाएगी। जो पांचवा आर्गुमेंट दिया जाता है वो है कि ये तो हमारा डीपीएसपी में मेंशन है, ये तो हमारा संविधान बोलता है हमें लागू करने के लिए, और डीपीएसपी में जो चीजें गिवन है वो तो गिवन ही इसलिए ही है कि आने वाली सरकार उनको सही टाइम देखकर लागू करे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर यूसीसी इतनी ही सिंपल चीज है, इतना ही अच्छा कानून है, तो आज के समय पे इस पे इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ है। बहुत सारे धर्मों के लोगों को ये लगता है अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो हमारे जो अपनी धर्म की परंपराएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये एक धर्म का कानून है जो सब धर्मों पर लागू करना चाह रही है सरकार। लेकिन अगर असल मायने में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। यूसीसी पिछले साल फरवरी 2025 में उत्तराखंड में लागू हुआ, लेकिन कौन से धर्म के लोगों के साथ छेड़छाड़ की गई? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लोगों को लड़वाना चाह रही हैं, जिस वजह से मार्केट में ये अफवाहें फैलती हैं। यूसीसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए दो धर्म के लोग हैं और उनके शादी और तलाक करने के नियम भी अलग हैं, लेकिन यूसीसी के आने के बाद एक ही कानून होगा। इसका मतलब सबको 7 फेरे लेके शादी करनी पड़ेगी? नहीं। यही वो सबसे बड़ी अफवाह है जो मार्केट में फैलाई गई है। आप जिस तरीके से शादी करते थे, आप जिन परंपराओं के साथ शादी करते थे, जिन रीति रिवाजों के साथ शादी करते थे, यूसीसी आने के बाद भी आप वैसे ही करेंगे। आपकी परंपराओं, आपके रीति रिवाजों में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतना फर्क होगा, अब शादी रजिस्टर करनी नेसेसरी हो जाएगी, डिवोर्स को भी रजिस्टर करना नेसेसरी हो जाएगा। अगर दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसको भी रजिस्टर करना नेसेसरी हो जाएगा। जो एडॉप्शन के लॉज होंगे वो सारे कम्युनिटीज के लोगों के लिए एक जैसे होंगे, और जो मेंटेनेंस का हक होता था, जो मुस्लिम वुमेन्स को नहीं मिलता था और हिंदू वुमेन्स को मिलता था, अब उस चीज को एक समान कर दिया जाएगा। चाहे फिर वो कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो, उनको मेंटेनेंस का हक मिलेगा। इसके बाद आता है इनहेरिटेंस। जैसे पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटे का हक माना जाता है, लेकिन इसके आने के बाद बेटी का भी पिता की प्रॉपर्टी पर उतना ही हक होगा जितना एक बेटे का होता है। पहले के समय में हिंदुओं को भी एक से ज्यादा शादी करना अलाउ होता था। इसके बाद 1955 में आता है हिंदू पर्सनल कोड, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन धर्म के लोग, और उनके लिए पॉलीगैमी बैन कर दी जाती है। अब आप खुद सोचिए और बताइए, क्या पॉलीगैमी बैन करने से सरकार ने उनके रीति रिवाजों में छेड़छाड़ की? क्या उनके धर्म में इंटरफेयर किया? नहीं। एक औरत के पर्सपेक्टिव से सोचिए, पॉलीगैमी कितनी डिसरिस्पेक्टफुल चीज होती है और उससे उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, डेरोगेटरी प्रैक्टिस अगर हमारे समाज में है और कोई लॉ आने के बाद उसको बंद कर दिया जा रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। इससे कोई किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया गया। अब एक औरत जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपना घर बार छोड़ के अपने पति के घर आ गई, उसके 2 बच्चे हैं और आज के समय में उसका पति उसको 1 सेकंड में तलाक देकर अलग कर देता है, तो क्या उस पति की जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी एक्स वाइफ और अपने बच्चों के लिए? तो अगर वो उनको लाइफ टाइम मेंटेनेंस देता है क्योंकि बच्चे तो उसके भी हैं, तो क्या ये गलत है? तो क्या इससे किसी के धर्म में इंटरफेयर किया जा रहा है? नहीं। तो बात सिर्फ चीजों को समझने की है। इंटरनेट पे अपने वोट बैंक के चक्कर में यूसीसी को हिंदू वर्सेस मुस्लिम की डिबेट दिखाया जाता है, बट रियलिटी में ये सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स की डिबेट नहीं है। पारसी में अगर कोई लड़की इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है तो उसका उसके पापा की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं रह जाता। तो यूसीसी आने के बाद उस लड़की को भी उतना ही हक मिलेगा जितना कि उसके भाई को मिलता है। तो ये सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की डिबेट नहीं है, ये जेंडर जस्टिस की डिबेट है। ये हमारे समाज में चल रही डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म करने की डिबेट है, ये डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म करने की डिबेट है। के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूसीसी कवर करता है वो है चाइल्ड मैरिज। आज के समय में कोई भी लड़का 21 साल से कम उम्र का और
कोई भी लड़की 18 साल से कम उम्र की अगर शादी करते हैं तो उसको चाइल्ड मैरिज कंसीडर किया जाता है। तो आप लोग खुद साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली सोचिए कि 18 साल से कम उम्र की लड़की प्रेगनेंसी, पोस्ट मैटरनिटी इन सब चीजों के लिए रेडी होती है? इससे तो सिर्फ उसकी बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी हेल्थ को रिस्क पर डाला जा रहा है। तो अगर ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस सरकार खत्म कर देती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से एसोसिएटेड हो, तो क्या ये किसी के धर्म के साथ इंटरफेरेंस है? नहीं। यूसीसी को सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल लैंग्वेज में जेंडर जस्ट लॉज बोल सकते हैं, बिकॉज इसके आने के बाद हमारे समाज में एक महिला की भी उतनी ही इज्जत होगी, उतना ही हक होगा जितना कि एक मर्द का होता है। आज तक पेट्रियार्की के नाम पे औरतों से उनसे उनका हक छीना जा रहा था, उन्हें इक्वल स्टेज नहीं दिया जा रहा था, और रिलीजन लॉस के नाम पे उनके साथ डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जा रही थी, जैसे कि हलाला, तिलाके बिद्दत एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी और वो पेट्रियार्की में जो मैन का डोमिनेशन होता है उसको क्वेश्चन किया जाएगा, उसको चोट पहुंचेगी। इसीलिए ही तो सारा विवाद है। और मेरी नजरों में तो यूसीसी आने के बाद ही सही मायने में ये देश एक सेक्युलर देश कहलाएगा। बाकी आपका यूसीसी के मुद्दे पर क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो यूसीसी का अपोज करते हैं, तो आप अपने अपोजिशन के पॉइंट्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर हो सकेगा तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और ऐसे ही डीप पॉलिटिकल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।